तुर्की के राष्ट्रपति ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। एर्दोगन को भारत ने ऐसे हड़काया, अगले दिन बदले तुर्की के सुर, बोला कश्मीर भारत का है। भारत ने पकड़ी तुर्की की दुखती रग। एफएटीएफ से बचने के लिए तुर्की बोला भारत कर रहा है सही काम। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बीते सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले आजाद हुए थे, लेकिन इनके बीच अभी भी शांति नहीं हो सकी है। उन्होंने कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि कायम होने की कामना भी की। दोस्तों, एर्दोगन पहले भी कश्मीर को लेकर अपने मुंह से जहर उगल चुके हैं, लेकिन हर बार भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति की बयानबाजियों को लेकर तुर्की को गंदी फटकार लगाई है। दोस्तों, भारत शुरू से ही कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय मामला बताता आया है। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी का विरोध किया है। इसके बावजूद एर्दोगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। चंद दिनों पहले ही उन्होंने समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तब ऐसी संभावना जताई गई थी कि शायद अब तुर्की और भारत के संबंध बेहतर होंगे, लेकिन एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दा छेड़कर दोनों देशों के बीच बने पॉजिटिव माहौल को खराब कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की पिछले कुछ दशकों से आपसी संबंधों को काफी तेजी से मजबूत कर रहे हैं। एर्दोगन के हाथ में तुर्की की सत्ता आने के बाद इसमें और ज्यादा वृद्धि हुई है। दोनों देश जल, थल और नभ में सालाना कई युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने नौसेना के लिए तुर्की से फ्रीगेट भी खरीदा है, जिसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और तुर्की ने हाल ही में अटैक हेलीकॉप्टर की डील भी फाइनल की है। इसके अलावा तुर्की के बायरक्टर TB2 ड्रोन भी पाकिस्तानी वायुसेना के अग्रिम बेस पर देखे गए हैं। तुर्की के लिए पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट बनकर उभरा है। दोनों देश धार्मिक आधार पर भी एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की ने इस्लामी जगत का नेता बनने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब के गुस्से के कारण यह प्लान सफल नहीं हो सका। दोस्तों, बात है 1947 की, जहां भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही तुर्की ने पाकिस्तान को अपना दोस्त माना। इसकी सबसे प्रमुख वजह इस्लाम के नाम पर दोनों देशों की स्थापना थी। इस कारण तुर्की के नेता पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानने लगे। एक दूसरी वजह दोनों की अमेरिका से नजदीकी भी थी। तुर्की के कुर्द, अल्बानियाई और अरब जैसे धार्मिक समूहों के बीच पाकिस्तान की स्वीकार्यता में इस्लाम ने बड़ी भूमिका अदा की। इस कारण 1994 में पाकिस्तान और तुर्की ने मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में तुर्की अभी चौथे नंबर पर है, लेकिन दोनों देशों में हथियारों की खरीद फरोख्त काफी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार अपने सदाबहार दोस्त चीन से खरीदता है। 2018 में तुर्की की सरकारी स्वामित्व वाली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म ASFAT इंक के साथ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैग्नम परियोजना के तहत एडा क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 30 की संख्या में T-129 ATA हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा भी किया है। पाकिस्तान ने तुर्की के TB2 ड्रोन भी खरीदे हैं। इसके अलावा दोनों देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान बिना नियम कानून, सच झूठ का फर्क किए एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हाल ही में जब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ था, तो पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे तुर्की के समर्थन का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने तो तुर्की के पक्ष में खुद को साबित करने के लिए अपनी नौसेना को भी युद्धाभ्यास के लिए भेजा था। इसके बदले में तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उठाते रहे हैं। एर्दोगन ने एक बार संयुक्त राष्ट्र में कहा कि कश्मीर मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाकिस्तान के लिए। लेकिन दोस्तों, मंगलवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र आम महासभा में एक बार फिर से कश्मीर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि काफी दुख की बात है कि 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक मजबूत शांति और स्थिरता का माहौल नहीं बन पाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कश्मीर में शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिलेगा। उनकी इस टिप्पणी से माना गया कि वे अब लीक से हटकर
कश्मीर पर एक नई रणनीति को अपना सकते हैं। लेकिन कश्मीर पर हमेशा आक्रामक रहने वाले और हर बार पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाले एर्दोगन को अचानक क्या हुआ, क्यों उनके सुर में इतनी नरमी दिखाई देने लगी। दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उज्बेकिस्तान के समरकंद में एर्दोगन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट करी थी। तुर्की की तरफ से द्विपक्षीय मुलाकात का प्रस्ताव वाकई हैरान करने वाला था। साल 2019 में जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था तो उन्होंने कहा था कि यह फैसला इस मुद्दे को और जटिल बना सकता है। साल 2021 में उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत कश्मीर मसले को हल करने की बात कही। इस साल ये दोनों ही बातें एर्दोगन के संबोधन बयान में गायब थी। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान का एक करीबी साथी है और उसका यह रुख दोस्त को हैरान कर सकता है। दोस्तों, तुर्की के दो पड़ोसी साइप्रस और ग्रीस, इन दोनों देशों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, इन दोनों ही देशों का तुर्की के साथ कई मुद्दों पर विवाद है। साथ ही साथ भारत ने भी उत्तर पूर्व सीरिया और तुर्की के एक तरफ सैन्य अभियान को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा साइप्रस पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का सम्मान करने के लिए कहा है। दोस्तों, जब एर्दोगन ने कश्मीर का जिक्र छेड़ा तो उसके कुछ ही समय बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के अपने समकक्ष मेवलूट कावुसोग्लू से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री के सामने ही साइप्रस का जिक्र कर दिया। सन 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया था। इसके बाद उसने इस देश के उत्तरी हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह हमला उस समय हुआ जब साइप्रस में तख्ता पलट हुआ। इसे ग्रीस की सरकार का समर्थन मिला था। दोस्तों, जिसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री को अकल आ गई और एर्दोगन को अपनी ही सरकार में विपक्ष की खरी खोटी सुननी पड़ी। दोस्तों, भारत हमेशा से ही इस मसले को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत सुलझाने पर जोर देता आया है। इस साल जून में साइप्रस ने तुर्की पर आरोप लगाया था कि उत्तर में स्थित इस द्वीप पर पूरा नियंत्रण करने की फिराक में है। उसने यह भी कहा था कि इस बाबत वह संयुक्त राष्ट्र में एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराएगा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासीदेस ने सरकारी चैनल को एक इंटरव्यू में यह जानकारी दी थी। दोस्तों, दूसरी तरफ ग्रीस और तुर्की दोनों ही नाटो के सदस्य हैं और पिछले दिनों इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। दोस्तों, यदि यहाँ पर मानचित्र पर ग्रीस देश को देखेंगे तो देखो कि ग्रीस के अंदर के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप आते हैं और इनमें से कई सारे द्वीप तो तुर्की के बहुत नजदीक है और इसलिए तुर्की कहता है कि इन द्वीप पर उसका अधिकार है, जबकि वहां की जनता ग्रीस मूल की है। और भारत ने भी तुर्की की हरकतों को देखकर ग्रीस का कई बार समर्थन किया है, जिसके बाद तुर्की को एहसास हो गया कि भारत के पास वह तरकीब है जो तुर्की की दुखती रग को और दर्द पहुंचाती है। दोस्तों, तुर्की के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद अपने दोस्त पाकिस्तान की वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है, जहां पर उसको आतंकवाद की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में शामिल किया गया है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की एफएटीएफ में पकड़ काफी मजबूत है, जहां G7 जैसे देशों में भारत का बोलबाला है और फ्रांस, जिसकी एफएटीएफ में काफी अच्छी पकड़ है, उसके भारत से रिश्ते काफी मजबूत है। ऐसे में तुर्की भारत से कोई भी इस तरह का पंगा नहीं लेना चाहता जो उसको हमेशा के लिए एफएटीएफ की लिस्ट में बनाए रखे। इसलिए अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और अब वे कश्मीर का मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते, बल्कि यह कहते हैं कि पाकिस्तान भारत में जल्द से जल्द रिश्ते बेहतर करे और कश्मीर अनुच्छेद 370 और नागरिकता अधिनियम जैसे मुद्दों पर अब बोलने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ अगर उन्होंने भारत के ऊपर बयान दिया तो इसका खामियाजा पूरा तुर्की भुगतेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।